हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? यूकैरियोटिक। इससे पहले हमने किसके बारे में स्टडी करी? इससे पहले सर हमने स्टडी करी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में स्टडी करी है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। तो मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने क्या कवर करा? बोले सर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट। और बोले सर एक राइबोसोम और मिलता है, किसी को तकलीफ है? और बोले सर उसके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, होता है मीजोसोम के अंदर। इसके अंदर कोई समस्या किसी बच्चे को? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। क्या मुझे बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा? बोले सर नहीं मिलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एटीपी बनाना, रेस्पिरेशन करना। तो वो काम प्रोकैरियोटिक सेल में कहां होगा? बोले सर वो काम होगा मीजोसोम में। कहां होगा? मीजोसोम में। तो अभी हम चलते हैं किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे रहेंगे? एब्सेंट। लेकिन ध्यान रखने लायक बात क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल क्या होंगे बेटा? प्रेजेंट। किसी को तकलीफ? जैसे मैंने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सभी किसी में मिलेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल में। और इसका मतलब क्या बताया? यूकैरियोटिक सेल का मतलब, इसका मतलब बताया जब न्यूक्लियस आ गया उसके बाद की सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब बिफोर, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से पहले की सेल को क्या बोलते हैं अपन? प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस आ गया उसके बाद जो सेल बनी उसको क्या बोलेंगे अपन? यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल। तो मुझे क्या बताओ, अपना यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा क्या? बोले सर न्यूक्लियस मिलेगा। और ध्यान रखना इसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर कितनी मेम्ब्रेन होती है बेटा? दो मेम्ब्रेन, मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। कैसा बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। किसी को तकलीफ है इस चीज के अंदर? बोले सर तकलीफ नहीं है, बेसिक बेसिक समझ में आ गया। अब डिटेल में पढ़ाओ आप यूकैरियोटिक सेल होती क्या है। तो देखो, यूकैरियोट इंक्लूड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलियम। मैंने आपको बताया ना कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बताया? बोले सर आरएच व्हिटेकर ने बताया। तो उसने कितने किंगडम बनाए? 5 बनाए। एक बनाया मेरा मोनेरा, सेकंड बनाया प्रोटिस्टा, थर्ड था मेरा फंजाई, फोर्थ था मेरा प्लांटी एंड फिफ्थ था मेरा एल्गी। तो बोले सर ये जो मोनेरा होता है ना, इसके अंदर तो कौन सी सेल मिलेगी? प्रोकैरियोटिक। अब बाकी के जो मेरे बच गए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, कौन कौन सा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इन चारों किंगडम के अंदर जो सेल मिलेगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। मैंने आपको ये भी बताया था कल की प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या मिलेगा। बोले सर आपने बताया प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ना मोनेरा के अंदर, तो इसके कुछ एग्जांपल बताया आपने मोनेरा के। एक तो बताया सर आपने बैक्टीरिया, एक बताया था पीपीएलओ। याद है किसी को? बोले सर याद है, कोई तकलीफ नहीं है। कैरेक्टराइज्ड बाय द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो कैसे ऑर्गेनेल मिलेंगे बेटा इसके अंदर? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। और जो मेरा साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। जैसे देखो मैंने यहाँ क्या बनाई? एक यूकैरियोटिक सेल। क्या बना दी बेटा? यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस होगा नहीं होगा? बोले सर इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। किसी को कोई तकलीफ है इस चीज के अंदर? बोले सर इसके अंदर कोई भी हमको तकलीफ नहीं है। और मुझे बताओ ये वाली जो मेम्ब्रेन इसको क्या बोलेंगे? बोले सर इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा? सेल मेम्ब्रेन। तो मुझे बताओ क्या सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर मिलेगी नहीं मिलेगी? बोले सर ये यूनिवर्सल है, सभी सेल्स के अंदर मिलती है। इसके बाहर एक कवरिंग होगी जिसको क्या बोलेंगे बेटा? सेल वॉल। क्या बोलेंगे बेटा? सेल वॉल। तो बोले सर इसके अंदर भी सेल वॉल मिलेगी, कोई समस्या? बोले सर ये जो सेल मेम्ब्रेन है मेरी और जो मेरा न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है। अरे आई नहीं ये बात समझ में? और उसके अंदर सर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पड़े रहते हैं। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं बेटा? हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। किसी को तकलीफ है इसके अंदर? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। पर मुझे आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो कौन सी सेल की बात कर रहे हैं हम? यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल की? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सेल ऑर्गेनेल। उन सभी के अंदर मेम्ब्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी? बोले सर जितने भी ऑर्गेनेल होंगे ना उन सभी के अंदर क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। इतना हमें समझ में आ गया। तो मुझे बताओ क्या इस साइटोप्लाज्म के अलग अलग कंपार्टमेंट बने नहीं बने? बोले सर एक ऑर्गेनेल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल है सर।
तो बोले सर कंपार्टमेंट बन गया, ये कंपार्टमेंट अलग हो गया, ये अलग हो गया। जैसे घर होता है ना अपना, अलग अलग गेट लगा दिए तो अलग अलग कंपार्टमेंट हो गया ना, कि मेरा रूम का कंपार्टमेंट अलग है, किचन का अलग है, 2 रूम एक किचन का कंपार्टमेंट अलग है। अरे यस और नो? तो मुझे बताओ क्या यूकेरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बोले सर मिलेंगे, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जितने भी ऑर्गेनल होते हैं वो होते हैं सर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। कैसे ऑर्गेनल होंगे बेटा? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। तो ये लाइन समझ में आ गई सभी को? चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो प्रोसेस पजेस ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप। तो देखो एक बार मुझे बताओ क्या इस डायग्राम के अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है? बोले सर इसके अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, ये क्या होगा? न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ क्या न्यूक्लियस के बाहर कोई मेम्ब्रेन दिख रही है? बोले सर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के बाहर, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर किसी को तकलीफ है तो मुझे बताओ क्या प्रोकैरियोटिक के तरह इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी या मिलेगी? बोले सर प्रोकैरियोटिक के अंदर तो मेम्ब्रेन नहीं मिलती। जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है और उसके आसपास के रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्या बेटा? जो हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है ह्यूमंस के अंदर? बोले सर डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म पता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बोले सर ये तो बचपन में पढ़ लिया हमने। तो क्या जेनेटिक मटेरियल मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है नहीं? तो बोले सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं कि इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा। अरे यस और नो? बोले सर ये फंडा भी समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन पे चलो। हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड वेल डेवलप्ड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिम्बरी बताया था। बोले सर बताया था आपने, पीली पीली करके एक स्ट्रक्चर होता है और एक सर फ्लैजेला भी होता है। लेकिन मैंने आपको वहां एक और बात बताई थी कि बेटा जो पिली होता है, पिलाई होता है, पिली बोल दो पिलाई बोल दो उसको, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। तो पिली या पिलाई जो भी होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होगा और उसकी जगह यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या मिलेगा? सर बोले आपने बताया था, बोले यूकैरियोटिक सेल होगी ना उसके अंदर तुमको मिलता है सीलिया। क्या मिलेगा बेटा? सीलिया। किसी को तकलीफ है? बोले सर समझ में आ गया। तो मुझे बताओ सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों मेरी लोकोमोशन में हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? सेल के मूवमेंट में हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? बोले सर ये बात समझ में आ गई। कल आपने डायग्राम बताया था वो प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें पूंछ सी लग रही थी जिसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो बोले वो तो ऑब्वियस सी बात है सर लोकोमोशन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद मुझे एक बात और बताओ, मैंने साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बताया नहीं बताया? बोले सर आपने बताए थे। वो होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल एक होता है, माइक्रोफिलामेंट एक होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सर वो क्या होंगे? वो भी सर साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहते हैं और जो सेल होता है ना उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में, उसका शेप मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे। इसीलिए ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल किसका बना है? बोले सर बोन का बना है। पर ये जो सर सेल होती है ना इसका माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और फिलामेंट इंटरमीडिएट से बना होता है। किसी को तकलीफ? बोले सर ये लाइन भी समझ में आ गई। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लीनियर क्रोमोसोम। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई, क्या बात बताई? कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, कौन सी सेल बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। उसके अंदर कैसा डीएनए मिलेगा? उसके अंदर मिलेगा बेटा डबल स्टैंडर्ड। कैसा मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। क्या है उसका स्ट्रक्चर? कुछ हमने ऐसा बनाया था? बोले सर याद आ गया, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। लेकिन बेटा जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है, मैंने क्या बोला? जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर कैसा डीएनए मिलेगा? लीनियर। कैसा मिलेगा? लीनियर। लेकिन कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड। कैसा होगा बेटा? डबल स्टैंडर्ड। मतलब 2 स्टैंडर्ड एक दूसरे से आपस में क्या होंगे बेटा? जुड़े हुए। तो किसी को तकलीफ? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल मिलेंगे? बोले सर यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कहां मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे। इसीलिए क्या बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बन जाते हैं। स्पेशलाइज्ड एंड एफिशिएंट सेलुलर फंक्शन। जैसे मैं कहता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर मिलता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? बोले सर रेस्पिरेशन करना, एनर्जी बनाना। तो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा? बोले सर ये तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मिलता ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर सभी काम के लिए अलग अलग ऑर्गेनल है नहीं? बोले सर इसके अंदर तो सभी कामों के लिए अलग अलग ऑर्गेनल है। जैसे बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। किसकी बात करेंगे बेटा? अभी हम आगे सबके बारे में देखेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनल के नाम मैंने लिए हैं, न्यूक्लियस से लेकर अपना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, सभी के बारे में एक एक अभी डीपली स्टडी करेंगे। अभी हम क्या जान रहे हैं? सेल का ओवरव्यू अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है। अब जैसे मैं कह रहा हूं आपसे गोल्जी बॉडी होती है, क्या होती है बेटा? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का सिंपल सा काम है, क्या है? गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जैसे मुझे प्रोटीन बॉडी से सेल से बाहर भेजना है। कहां से बाहर भेजना? सेल से। मेरे पास कोई भी न्यूट्रिशन है, कोई भी वेस्ट चीज है, मुझे उसे कहां भेजनी है? सेल से बाहर। तो जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी क्या करेगा मेरा?
गोल्जी बॉडी करेगा बेटा मेरा पैकिंग। क्या करेगा? पैकिंग। क्या करेगा? पैकिंग। जो हमारा जो जिस चीज को हमको सेल से बाहर भेजना है उसको पैक कर देगा वेसिकल के अंदर। किसके अंदर पैक करेगा? बोले सर वेसिकल के अंदर पैक कर देगा। और पैक होने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? सेल से बाहर। कहाँ चले जाएंगे बेटा? सेल से बाहर। इसके अंदर किसी को तकलीफ है? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। तो इससे एक बात प्रूव हुई कि स्पेशलाइज्ड एंड एफिशिएंट सेलुलर फंक्शन के लिए इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। The defining feature of eukaryotic cell is the presence of membrane bounded organelle and a true nucleus enclosed by the nuclear envelope। तो देखो अब ये कह रहा है कि जो मेरा यूकैरियोटिक सेल है उसके सर आप तो मोटे मोटे मुझे दो फंक्शन बता दो जिससे मुझे पता चल जाए कि कोई सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो बेटा उसके सिंपल सी दो चीजें हैं। एक तो उसके अंदर क्या मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा बेटा? न्यूक्लियस। दूसरी चीज मुझे क्या मिलेगी? दूसरी चीज मुझे मिलेगी बेटा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। क्या मिलेंगे बेटा? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। किसी को तकलीफ है इस चीज के अंदर? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई कि अगर किसी भी सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होंगे या फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल। तो इतना सभी के समझ में आया? एक बार देख लो, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले। चलो बेटा अभी हम किसके बारे में देखेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। एक्चुअली क्या थोड़ा सा ग्लिच आ गया था इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ कि सर जो न्यूक्लियोइड होगा वो किसके अंदर मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जो न्यूक्लियस होगा वो किसके अंदर मिलेगा सर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो एक बार डायग्राम देख लेंगे किसका? यूकैरियोटिक सेल का। किसका डायग्राम देखेंगे बेटा? यूकैरियोटिक सेल। अब देखो जो एनिमल सेल होती है, कौन सी सेल? एनिमल सेल। एक होगी मेरी कौन सी बेटा? प्लांट सेल। कौन कौन सी सेल होगी? बोले सर एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक होती है और प्लांट सेल भी कैसी होती है? यूकैरियोटिक। लेकिन दोनों सेल होगी एनिमल्स की और प्लांट्स की, दोनों में क्या होंगे? कुछ डिफरेंसेस होंगे। क्या होंगे बेटा? दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस। अब एक बार देखो, मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एनिमल सेल। अब देखो एनिमल सेल का आपको डायग्राम दिख रहा है? बोले सर दिख रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे बताओ क्या एनिमल सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? बोले सर एनिमल सेल के अंदर मुझे क्लियरली न्यूक्लियस दिख रहा है। इसका मतलब कौन सी सेल होगी ये? यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल होगी बेटा? यूकैरियोटिक सेल। अब मुझे बताओ क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है या नहीं दिख रही? तो मुझे बताओ क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी? बोले सर नहीं मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? ये मिलेगी बेटा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर मिलेगी? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियोलस नाम का। किस नाम से दिख रहा है बेटा? न्यूक्लियोलस। कोई मुझे न्यूक्लियोलस का काम बता सकता है क्या? देखो अब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, एक बार रुको देख के चलेंगे बेटा। सारे टॉपिक एक बार हम कवर करेंगे, फिर से जब सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे तब इनको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोलस किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। अब देखो न्यूक्लियोलस क्या करता है, मुझे बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा? बोले सर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक ऑर्गेनल और होता है जिसको क्या बोल देंगे हम? न्यूक्लियोलस। क्या बोल देंगे बेटा? न्यूक्लियोलस। अब देखो जैसे मेरा सेल है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। बोले सर इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? बोले सर ये हमने पढ़ लिया जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको क्या बोलेंगे बेटा हम? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोलस। तो आप मुझे बता सकते हो न्यूक्लियोलस का काम क्या है? देखो मुझे बताओ जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा? डीएनए। क्या है बेटा? डीएनए। तो क्या पूरी बॉडी के अंदर जितने भी काम होंगे उनको सबको कंट्रोल कौन करेगा? डीएनए। बोले सर डीएनए करता है, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पर बोले सर डीएनए तो फिक्स रहता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर डीएनए बाहर कैसे जाएगा इतने सारे काम करने के लिए? तो डीएनए क्या करता है बेटा? अपनी बनाता है फोटोकॉपी। क्या बना देता है बेटा? फोटोकॉपी। और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? आरएनए। क्या बोलते हैं बेटा? आरएनए। क्या बोलेंगे उसको? आरएनए। तो हमारे डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। जो हमारा आरएनए वो किसके अंदर पड़ा रहेगा? वो पड़ा रहेगा सर न्यूक्लियोलस के अंदर। किसके अंदर पड़ा रहेगा? न्यूक्लियोलस के अंदर। इसके अंदर तकलीफ है किसी को? बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। आरएनए जिसके अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोलस। और ये दोनों कहां मिलेंगे? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोलस। बोले सर ये दोनों मिलेंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर मिलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर। तो मेरा डीएनए ने क्या करा? फोटोकॉपी करके आरएनए बना दिया। क्या बना दिया? फोटोकॉपी करके आरएनए बना दिया। मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? एज इट इज डीएनए की तरह। किसकी तरह? डीएनए की तरह। लेकिन इन्होंने क्या करा? थोड़ा सा चेंजेस कर दिया इसके अंदर। क्या कर दिया बेटा? थोड़ा सा चेंजेस। अब ये क्या करेगा? आरएनए। आरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में। कहां आएगा बेटा? साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आके क्या करेगा? प्रोटीन बनाने के लिए मैसेज देगा। किसको देगा? राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आई नहीं आई बात समझ में? तो मुझे बताओ क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस मिलेगा? बोले सर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी मेम्ब्रेन है।
तो कैसा हो गया, मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो किसके अंदर मिलता है बेटा ये, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो न्यूक्लियोलस समझ में आ गया। न्यूक्लियोलस के अंदर कौन स्टोर रहेगा बेटा, न्यूक्लियोलस के अंदर स्टोर रहेगा हमारा आरएनए, और वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रमोट करेगा। और ध्यान रखना जो न्यूक्लियोलस है ना, उसके अंदर आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम भी बनाते हैं। फिर वो राइबोसोम कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम आपको ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन सभी को क्या बोलेंगे बेटा, राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या बोले सर, प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा नहीं है, इनके बारे में मैंने कवर करवा दिया, आगे और भी डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में। ये क्या बोले सर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कैसी रेटिकुलम है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपको सॉफ्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रही है, बोले सर दिख रही है, लेकिन सर इसके ऊपर कहीं भी डॉट डॉट नहीं है, ऐसे कहीं भी नहीं है ऐसे डॉट। लेकिन आप देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या है सर, डॉट डॉट से। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कौन चिपक गया बेटा, राइबोसोम आगे चिपक गया। कौन आगे चिपक गया, राइबोसोम। तो वो रफ होगी नहीं होगी, बोले सर वो तो रफ हो जाएगी, एकदम खड़दरी हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है इसका भी, प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि मुझे बताओ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन जुड़ा हुआ है, बोले सर राइबोसोम जुड़ा हुआ। तो राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। इसका काम है बेटा लिपिड सिंथेसिस करना। क्या सिंथेसिस करेगा ये, लिपिड। बोले सर ये भी समझ में आ गया। अब सेंट्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो सेंट्रियोल, क्या बताया, जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, सेंट्रोसोम। क्या बनाएंगे, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम किसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, बोले सर ये हमको समझ में आ गया है, जो सेल डिवीजन होगा ना उसके अंदर हमारी क्या करेंगे, मदद। गोल्जी अपरेटस दिख रहा है, अभी डिस्कस कर रहा था। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, बोले सर पैकेजिंग का काम। अगर सेल के अंदर कोई भी चीज पैक करके बाहर भेजनी तो वो काम कौन करेगा, गोल्जी अपरेटस करेगा। फिर आ जाओ सेल मेम्ब्रेन। बोले सर ये तो आउटर लेयरिंग है, किसके बाहर होगी, न्यूक्लियस के बाहर। किसके अंदर मिलेगी, बोले सर सेल वॉल के अंदर मिलेगी। लाइसोसोम दिख रहा है बेटा। अब जैसे देखो, मुझे बताओ जैसे कोई सेल है, क्या है, कोई सेल, जैसे तुम्हारी बॉडी की सेल है, उसके अंदर गलती से कौन घुस गया, वायरस। कौन घुस गया बेटा, वायरस। तो मुझे बताओ वो सेल उस वायरस को मारेगी नहीं मारेगी, तो वो क्या करेगी, सेल उस वायरस को किसके अंदर पहुंचा देगी, उस वायरस को पहुंचा देगी बेटा लाइसोसोम के अंदर। किसके अंदर पहुंचा देगी, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल वेग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग। तो लाइसोसोम कर जाएगा मेरा ब्लास्ट। क्या कर जाएगा, ब्लास्ट। तो वो जो मेरा वायरस होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी हो जाएगी मृत्यु। आई नहीं आई बात समझ में। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन मिलेगी, बोले सर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल दिख रही है। अब लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, ये एनिमल सेल है और ये कौन सी सेल है, प्लांट सेल। तो मुझे बताओ जो मेरी प्लांट सेल है उसके अंदर देखो वैक्यूल कितनी बड़ी है, दिख रही है, नहीं दिख रही। एनिमल सेल के अंदर मुझे बताओ वैक्यूल कितनी छोटी है, क्योंकि एनिमल सेल क्या होती है बेटा, मोर एफिशिएंट। क्या होती है, मोर एफिशिएंट। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर बड़ी क्यों होती है, शायद यही बात समझ में। अब वैक्यूल क्या करेगी, वैक्यूल क्या करेगी बेटा, जो वेसिकल्स होते हैं ना, मतलब एक से बैग लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनके अंदर जैसे सेल के अंदर से कुछ भी हमको बाहर भेजना है, सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, तो जैसे फूड पैक करना है, जैसे मैंने खाना ज्यादा बना लिया सेल ने, या फिर सेल के पास ज्यादा खाना आ गया, तो सेल क्या करेगी, उस फूड को पैक कर लेगी। किसके अंदर पैक करेगी बेटा, वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के अंदर तकलीफ है किसी को, बोले सर सारे समझ में आ गए, जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबके फीचर समझ में आ गए, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात क्या है, जो हमारी एनिमल सेल है, कौन सी सेल बेटा, एनिमल सेल, उसके अंदर क्या नहीं मिलेगा, सेल वॉल। क्या होगा एनिमल सेल के अंदर, सेल वॉल एब्सेंट। क्या एब्सेंट होगी बेटा, सेल वॉल एब्सेंट होगी, ठीक है। नो क्लोरोप्लास्ट। मुझे बताओ क्या एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस करेगा, बोले सर एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस थोड़ी करता है, वो तो अपना फूड बाहर से लेता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन भरा रहेगा बेटा, क्लोरोफिल भरा रहेगा। तो मुझे तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। जब एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, बोले सर ये भी इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट। सेल वॉल भी क्या होगी बेटा, इसके अंदर होगी एब्सेंट। आई नहीं आई बात समझ में, किसी को तकलीफ है इसके अंदर, चलो एक बार इधर देखो। फिर आ जाओ न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल। मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरा प्लांट सेल है उसके कंपैरेटिवली एनिमल सेल के अंदर या तो वैक्यूल एब्सेंट होगी या फिर क्या मिलेगी, छोटी छोटी वैक्यूल। आई नहीं बात समझ में। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोले सर मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे, एनिमल सेल के अंदर। अब एक चीज सुनने वाली बात क्या समझना, जो सेंट्रियोल की बात कर रहा हूं और सेंट्रोसोम की बात कर रहा हूं, इन दोनों का काम क्या है, बोले सर इन दोनों का काम है मेरा सेल डिवीजन में हेल्प करना। किसमें हेल्प करेंगे, सेल डिवीजन में। लेकिन बेटा ये जो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम होते हैं ना, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। अब मुझे बताओ एनिमल सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्लांट सेल, बोले सर प्लांट सेल सिंपल है, एनिमल सेल कैसी है, कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखना जो मेरे माइक्रोट्यूब्यूल है वो एनिमल सेल के अंदर मिलकर क्या बनाएंगे, सेंट्रियोल। लेकिन जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, वो सिंपल फॉर्म में ऐसे ही पड़े रहेंगे। कौन पड़े रहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। और किसमें मदद करेंगे, ये भी सेल डिवीजन में। आई नहीं आई बात समझ।
फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, सेंट्रियोल किसके अंदर मिलेगा, बोले सर एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। दोनों का काम क्या है, सेल डिवीजन में मदद करना। इसके अलावा मिलेगा लाइसोसोम, किसके अंदर मिलेगा बेटा, एनिमल सेल के अंदर। अब आ जाओ प्लांट सेल के पास, किसके पास आ गए हम, प्लांट सेल के पास। अब देखो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होगी नहीं होगी, बोले सर प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल होती है, कन्फर्म है बात, आपने इतनी बार बता दी। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और सर इसके अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, तो फूड वूड बना, फोटोसिंथेसिस से बहुत सारा, तो उसको स्टोर करने का काम, पानी को स्टोर करने का काम, और कोई वेसिकल आ गई, तो जो भी चीज सर स्टोर होगी किसके अंदर होगी, बोले सर वैक्यूल के अंदर डाल देंगे उसको। आई नहीं आई बात समझ में। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, सेल है, क्या है बेटा, सेल। अब इसका लगभग ऐसे मानो आप 80 to 90%, कितना, 80 to 90% पार्ट को कौन बनाएगी, सेल के को वैक्यूल। कौन बनाती है बेटा, वैक्यूल। मतलब एक सेल के अंदर 80% हिस्सा किसका मिलेगा, बोले सर वैक्यूल का मिलेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या वैक्यूल के अंदर पानी आ सकता है, नहीं आ सकता, बोले सर आ सकता है। तो मुझे आप एक चीज बताओ, जो वैक्यूल होगी अगर उसके अंदर ज्यादा पानी भर गया तो मेरी सेल फूलेगी नहीं फूलेगी, बोले सर फूल जाएगी। तो मुझे बताओ क्या वैक्यूल सेल के स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी मदद करेगी नहीं करेगी, बोले सर करेगी। आगे बात समझ में। क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, बोले सर मिलता है, क्योंकि प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक। कैसे होता है ऑटोट्रॉफिक, मतलब अपना फूड कैसे बनाएंगे, सेल्फ। कैसे करेंगे बेटा, सेल्फ फूड बनाएंगे अपने लिए। आई नहीं बात समझ में। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेसिस। किस ऑर्गेनेल के अंदर होगा, वो होगा बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। लेट सेंट्रोसोम, और इसके अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होंगे, उसके जगह कौन मिलेगा, माइक्रोट्यूब्यूल। और जो लाइसोसोम होंगे वो भी क्या होंगे बेटा, इसके अंदर एब्सेंट। इतनी बात आई नहीं समझ, बोले सर आगे इतनी बात समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया पेरोक्सिसोम। अब ध्यान रखना, जो एक टर्म आई है मेरे पास, क्या, पेरोक्सिसोम। क्या है बेटा, पेरोक्सिसोम। क्या है, पेरोक्सिसोम। अब पेरोक्सिसोम के बारे में सुनना, ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन का काम करता है। ऐसे याद रख लो, किसका काम करेगा, एक तरीके से ऑक्सीडेशन का। ये बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसके अंदर भी क्या मिलेगा बेटा, न्यूक्लियोलस। क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस। और मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले सर एनिमल प्लांट सेल को भी तो प्रोटीन बनाना है, नहीं बनाना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है। तो बताओ मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल के अंदर एब्सेंट होगा, बोले सर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। इसके अंदर कुछ क्रिस्टल भी मिलते हैं और कुछ वेसिकल्स भी मिलते हैं। ऐसे आई नहीं बात समझ में, यस और नो। और मुझे बताओ, सेल मेम्ब्रेन के बीच में और जो न्यूक्लियस है उसके बीच के एरिया को क्या बोल देते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या प्लांट सेल के अंदर मिलेगा, नहीं मिलेगा, बोले सर इसके अंदर भी मिलेगा। ये हमें सब समझ में आ गया, इसके अंदर कोई भी तकलीफ नहीं है। तो किसका इंट्रोडक्शन देखा हमने, यूकैरियोटिक सेल का। ये तो गई मेरी एनिमल यूकैरियोटिक सेल, ये हो गई मेरी प्लांट यूकैरियोटिक सेल। चलो किसी को तकलीफ है, बोले सर कोई तकलीफ नहीं है, इतना भी समझ में आ गया। अब देखो ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है बेटा, सेल का। किसका, सेल का। कौन सी सेल है, ये है बेटा मेरी यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो ये किसका डायग्राम है बेटा, न्यूक्लियस का। किसका, न्यूक्लियस का। तो इस डायग्राम के अंदर हम एक एक चीज समझेंगे डिटेल में कि कौन सा मेरा ऑर्गेनल है, किसको मैं क्या बोलूंगा। तो ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है बेटा, पूरा न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे, पूरे को न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगी बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर एक गोल गोल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस। आई नहीं बात समझ में। बोले सर न्यूक्लियस के अंदर तो ये जेनेटिक मटेरियल और मिलता है। क्या मिलता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा मेरा क्या, डीएनए। अरे यस और नो। लेकिन डीएनए कंडेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, कंडेंस। मतलब डीएनए हो जाएगा मेरा पैक। कैसे हो जाएगा बेटा, डीएनए हो जाएगा मेरा पैक। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्रोमेटिन। क्या बोलेंगे बेटा, क्रोमेटिन। आई नहीं आई बात समझ। तो डीएनए कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमेटिन। तो ये जो तुम्हें थ्रेड या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सभी क्या है बेटा, क्रोमेटिन। बीच में तुम्हें गोल गोल से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है मेरा, न्यूक्लियोलस। और ये क्या है बेटा, मेरी न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर मैं कह सकता हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई नहीं आई बात समझ। और इसी से जुड़ा रहता है मेरा कौन, जो मेरा न्यूक्लियस है, इसी से कौन जुड़ा रहेगा, मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन जुड़ा रहता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम जुड़े होंगे तो बन जाएगी वो मेरी आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उससे राइबोसोम नहीं जुड़े होंगे तो बन जाएगी, बोले सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टब की तरह। इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे बेटा, एक बार देखना गौर से। आज हम एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में देख रहे हैं बिल्कुल। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है बेटा, बोले सर ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल है। मतलब जितनी भी एनर्जी बनेगी, रेस्पिरेशन का काम होगा, वो किसके अंदर होगा, बोले सर यूकैरियोटिक सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसी को तकलीफ है इसके अंदर, बोले सर कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या है बेटा, दोनों सेंट्रियोल। क्या है बेटा, सेंट्रियोल। क्या होंगे दोनों
सेंट्रियोल। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे अरेंज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बोले बोले सर ये परपेंडिकुलर अरेंज हो गए तो बन जाएगा मेरा सेंट्रोसोम। क्या बन जाएगा, सेंट्रोसोम। किसी को तकलीफ, बोले सर ये भी समझ में आ गया। ये दोनों क्या होंगे फिर से मेरे माइटोकॉन्ड्रिया। आई नहीं बात समझ में। अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसे गोल गोल से छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अरे ये सुनो, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा, इंक्लूजन बॉडीज। इसका मतलब क्या है, ये नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है बेटा, नॉन लिविंग। ये भी एक तरीके से जैसे कोई चीज को पैक करके रखना अपने पास, फूड वुड को, तो वेसिकल के फॉर्म में ये भी स्टोर करके रखेंगे। इतना आया नहीं आया समझ में। यहाँ तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे। अरे ये सुनो, तो इस स्ट्रक्चर का कोई नाम बता सकता है, बोले सर ये स्ट्रक्चर तो हमने ना 9th क्लास के अंदर भी देखा था। इसको बोलेंगे बेटा हम गोल्जी बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा, गोल्जी बॉडी। आई नहीं बस समझ। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है बेटा सिंपल सा फूड की पैकेजिंग करना। किसकी पैकेजिंग करेगी, फूड की पैकेजिंग। तो यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, ये बनाएगी बेटा प्रोटीन। उस प्रोटीन की पैकिंग कौन करेगा, बोले सर गोल्जी बॉडी करेगी। आई नहीं बात समझ में। और कभी कभी हमारी जो गोल्जी बॉडी होती है वो जुड़ी रहती है सेल मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ी रहेगी, सेल मेम्ब्रेन से। तो जो गोल्जी बॉडी जो वेसिकल के रूप में पैक करेगी फूड को, वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चले जाएंगे। इतनी बात आई नहीं आई समझ। बोले सर ये बात सब हमको समझ में आ गई। ये जो भी डायग्राम बताया ना आपने बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अंदर हमें समझ में आ गया न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, कैसे होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है नहीं होती। बोले सर इसके अंदर कोई भी तकलीफ नहीं है, आप तो आगे चलो निश्चिंत होगी। ठीक है, अब बात करेंगे जब हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़ ली और यूकैरियोटिक सेल पढ़ ली हमने, तो मैं अगर आपसे बोलूंगा प्लांट सेल, तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगी, आपके दिमाग में सिंपल सी एक चीज आनी चाहिए। क्या बेटा, कि इसके अंदर सेल वॉल क्या होगी बेटा, प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यूकैरियोटिक सेल की, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। यस और नो। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा बेटा, जो मैं एनिमल सेल की बात करूंगा तो उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक प्लांट सेल की बात करूंगा तो उसके अंदर सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट। अब देखो सेल मेम्ब्रेन, अब एक बार एक डायग्राम और देख लेते हैं सेल का, फिर से हम आराम से चलेंगे, समझते हुए सारी चीजें। ये क्या है बेटा मेरा सेल, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस। बोले सर ये होता है न्यूक्लियस हमारा, इतना समझ में आ गया। और न्यूक्लियस के बाहर भी एक लेयर होती है, ऐसे उसको बोलते हैं हम क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम पढ़ने वाले स्पेशली किसको, सेल मेम्ब्रेन को। किसको पढ़ेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन। तो देखना आपने क्या सोचा होगा पहले कि सर ने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा दी, राइबोसोम। ऐसा नहीं है बेटा, केवल मैंने अभी सबका क्या दिया है, ओवरव्यू। अब सेल मेम्ब्रेन हम शुरुआत से उठाएंगे, शुरुआत से पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, कैसे होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले देखेंगे हम बायोकेमिकल कंपोजिशन। क्या देखेंगे, बायोकेमिकल कंपोजिशन की सेल मेम्ब्रेन बनती किस किस चीज से। ये बनती है बेटा लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। किससे बनेगी, लिपिड से बनेगी, बोले सर प्रोटीन से बनती है और कार्बोहाइड्रेट से बनती है। बोले सर ये बात हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाएंगे, बोले सर ये तीनों कंपोनेंट मिलके बनाते हैं हमारी क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या बनाएंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर किसी को कोई तकलीफ, बोले सर कोई तकलीफ नहीं, आगे चलो। ठीक है, the proportion of these component varies among the different type of cells। अब देखो क्या कह रहा है, जो अलग अलग तरीके की सेल होती है ना, उनके अंदर क्या होता है ना, फिक्स नहीं कि इतना ही लिपिड होगा, इतना ही प्रोटीन होगा, इतना ही कार्बोहाइड्रेट होगा। आई नहीं, बस मैं क्या कह रहा हूँ कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर फिक्स नहीं है कि बोले सर फिक्स कर दो आपको कि 40% लिपिड होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता। हो सकता है किसी के अंदर 40% हो, किसी के अंदर 35 भी हो, किसी के अंदर 50 भी हो, किसी के अंदर 60 भी हो। अरे यस और नो। लेकिन अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं बेटा, जनरल बात। तो जनरली जो मेरा लिपिड होता है लगभग कितना मिलेगा बेटा, 40%। कितना मिलेगा, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर 40%, तो क्या होगा बेटा, प्रोटीन। क्या होगा मेरा, लिपिड। और प्रोटीन की बात करेंगे तो होगा मेरा 58 से 59, मतलब ऐसे मान लो अप्रोक्सीमेट कितना, 60%। तो किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर 60% से क्या मिलेगा, प्रोटीन, और 40% क्या मिलेंगे बेटा, लिपिड। आई नहीं आई बात समझ में, ये सुन, लगभग लगभग जो 1 से 2% पार्ट बच गया वो किसका बना होगा, कार्बोहाइड्रेट का। किसका बना होगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो आगे जाके हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी जुड़े होते हैं। आई नहीं आई बात समझ में, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का कुछ रूल होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जुड़ी बनी होती है तो लिपिड से, फिर बनी होगी प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। बोले सर इसके अंदर लिपिड होंगे 40%, प्रोटीन होंगे 58-59%, और जो मेरा कार्बोहाइड्रेट होगा वो 1 to 2%। इसके अंदर समस्या, बोले सर कोई समस्या नहीं, आगे चलो। अब देखो जो हमारे एग्जांपल दे रखे हैं किसके अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, तो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसके बारे में दे रखा है हमारा, आरबीसी के बारे में। किसके बारे में बेटा,
आरबीसी की। आरबीसी की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी ना, रेड ब्लड सेल। क्या होती है बेटा? रेड ब्लड सेल, जो किसके अंदर मिलेगी? हमारे ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल होती है, उसी के अंदर एक कौन सी होती है? आरबीसी। पढ़ी है नहीं पढ़ी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इनमें से किसकी बात कर रहे हैं हम? केवल अभी फिलहाल आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की। और आरबीसी की भी बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर प्रोटीन होगा बेटा कितना? 52%। कितना होगा? 52%। लेकिन जनरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितना प्रोटीन बताया मैंने आपको? 59 to 58%। लिपिड कितना होगा? बोले सर इसके अंदर भी 40% ही लिपिड होता है। बाकी के सर जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह कंपोनेंट्स होंगे ना छोटे मोटे, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बोले सर ये 1-2%, 4% में सारी चीजें कवर हो जाएगी। लेकिन जनरली मैक्सिमम कौन मिलेगा सर? बोले मैक्सिमम मिलेगा एक तो लिपिड, और लिपिड से भी ज्यादा कौन मिलेगा? प्रोटीन। अरे यस बोलो, क्लियर है? और सर थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, बाकी जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो तो नहीं के बराबर मिलता है। आगे डायग्राम में देखेंगे, ठीक है? अब नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको क्लियर होने चाहिए, जो अभी तक हमने फिलहाल कवर किए। पहला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन इज ए यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? यूनिवर्सल। एनसीईआरटी ने ये लाइन हमसे क्यों बोली? एनसीईआरटी ने ये लाइन हमसे इसलिए बोली, बोले सर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना और यूकैरियोटिक सेल, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलती है, इसलिए क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज सिमिलरली टू द यूकैरियोटिक। अब ये क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, या सेल मेम्ब्रेन बोल दूं मैं, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की कैसी होती है? लगभग सिमिलर। अरे आई नहीं बात समझ में?